Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. My dear student, as you know that last 2 weeks we are discussing your previous year board paper and revision test syllabus also. Dear student, it is very important and it is in favor of you that we have completed the two paper, All India CBSE Board Examination Paper 2020 and Delhi CBSE Board Examination Paper 2020, along with revision test 4, 5, 6, 7, 8, 19 also. We will also start your next practicing session, that will be a sample paper. एक सैंपल पेपर होगा, सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हम उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. आपका सैंपल पेपर है ये, हिस्ट्री का 12th का. कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स में आएंगे ये, अगर आएगा तो 1 मार्क में. क्वेश्चन है, नेम द पर्सन, नेम द पर्सन who discovered the runes, who discovered the runes of Hampi. आंसर क्या होगा इसका? इट इज वेरी इजी. यू शुड थिंक कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, और जैसे चैप्टर पे आप कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा जोर डालेंगे, तो आपको याद आ जाएगा ये विजयनगर एम्पायर इंपीरियल कैपिटल विजयनगर का है. और आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी. कॉलिन मैकेंजी. कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी को ढूंढा. 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीधा सा आप आंसर लिखेंगे. कॉलिन मैकेंजी डिस्कवर्ड द रून्स ऑफ हम्पी इन 1800 सीई. अब इसके साथ आप जोड़ दीजिए, discovered the ruins of Hampi in 1800 CE और AD. हो गया 1 मार्क्स क्वेश्चन. आपको बस एक नाम बताना है और आपको 1 मार्क्स मिल गए. सेम ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए देखते हैं. ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था. अब सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका, एकदम सिंपल क्वेश्चन है वो भी. व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. What was the position of, question number 2? What was the position of Congress party What was the position of Congress party
in the Constituent Assembly. In the Constituent Assembly. असेंबली। चलिए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आंसर सिंपल है, 1 मार्क्स में अगर आप लिखना चाहें तो आप सीधे लिख सकते हैं कि द कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड। आंसर है द कांग्रेस पार्टी dominated the Congress party dominated the Constituent Assembly. Constituent Assembly. अब एक चीज क्लियर है, द कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड द असेंबली. इट वाज स्वेप्ट द जनरल सीट it was swept the general assembly, the general seat लिखिए तो the general seat in the provincial election. In the provincial election. आप इसमें सेकेंड पॉइंट भी लिख सकते हैं. 82% of member of Constituent Assembly मैं असेंबली दूसरी दे रहा हूं. The 82% member of Constituent Assembly belong to Congress. जब आप इसको पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात एकदम क्लियर है कि इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वर 82% member belong to the one party, that was Congress party. So that's why the Constituent Assembly was criticized by socialists. I hope you have remember about the socialist critic. उन्होंने कैसे क्रिटिसाइज किया? उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है कि जब हमारे देश में अंग्रेज अभी भी हों और जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हो रहा हो तो कैसे हमारा देश स्वतंत्र हो सकता है? कैसे हम एक स्वतंत्र देश के लिए स्वतंत्रता पूर्वक संविधान का निर्माण कर रहे हो? आई मीन टू से दैट द name socialist leader, I think name was Lahiri, what was the exact name? I am
going to tell you the name, the socialist and their critics for the Constituent Assembly. उन्होंने क्या बातें कही, किन चीजों पे उन लोगों ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जो संविधान निर्मात्री सभा है वो एक पार्टी से मिलकर बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें सिर्फ एक ही पार्टी के मेंबर है। और जब एक ही पार्टी की मेंबर है तो कैसे वो लोग ये कह सकते हैं कि इसमें सभी पार्टियों का, सारे भारतवासियों का नेतृत्व है? ये वो नहीं कह सकते। और दूसरा जो वो क्रिटिसाइज करते हैं, वे कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जब सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे, एक निर्णायक मुद्दे पर एकमत भिन्न हो सकते थे, और जब देश में गवर्नमेंट हो, ब्रिटिशर्स अभी भी उपलब्ध हो, बट आई मीन टू से दैट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी देश में थी जब संविधान बन रहा था 1946, नवंबर 1946, दैट वाज द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was going to frame the Indian Constitution. During that time, the Britishers, they were in India. British army also present in India. So how can you say that our constituent assembly was free? Our constitution was impartial. It was not influenced by Britishers. These type of critics done by the socialist. आई थिंक यू हैव रिमेंबर, हमने इन चीज़ों पे आपसे विस्तार से बातें की थी। हमने आपसे कहा था कि किस तरीके से समाजवादियों ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि जब संविधान बन रहा था तो और जब सोमनाथ लाहिड़ी जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने इस बात को रखा कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी से जो बिलोंग करते थे सोमनाथ लाहिड़ी जी, उन्होंने संविधान सभा पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का प्रभाव देखा और इसलिए उन्होंने संविधान को क्या किया, संविधान सभा को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज किया। वो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कुछ बातें, आप सुनिए। वो कहते हैं कि संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था। उन्होंने सदस्यों पर आम भारतीयों से आग्रह किया कि साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव में खुद को पूरी तरह आजाद करें। 1946 to 47 जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान का निर्माण शुरू किया तो सबसे पहले उनकी आलोचना यही है कि ये संविधान क्या स्वतंत्र संविधान है, क्या ये इंडियंस के द्वारा बनाया गया संविधान है, और यदि नहीं है और यदि अंग्रेज भारत में है तो संविधान कैसे स्वतंत्र हो सकता है। सबसे पहले हमें स्वतंत्र होना पड़ेगा और फिर हमें संविधान का निर्माण करना चाहिए अपने देश के लिए। इस तरह की बातें सोमनाथ लाहिड़ी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखी, जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स यू आर राइट, द 82% मेंबर इन द पार्लियामेंट, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 82% member who belong to the Congress party, but it has never been that everyone accepted the same view. All the members have the different views. They belong to different community. They were in the different societies. One belong to the tribals, depraised, Hindu, Muslim, Parsi, Sikh. These type of all sections, people, they were member of our constitution, our party. So that's why what you are saying that is not correct. Second thing is that as far as the matter of the British government, we are not going to just copy. First, we would study all the constitutions. On the basis of that, we can pick up the very important things.
as you know that 160 days, 11 sessions, 2 words, 11 month, 18 days we have spent for our making constitution. तो इतने लंबे समय में लगा जो बातें आप कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है। फिलहाल ये सारी चर्चाएं चली। ये तो था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें अब थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है यहां पे वैल्यू 2, RT9 एंड RT10। ओके, 9 तो हम लोगों ने खत्म कर लिया, RT10 ही लिखे तो बेटर है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका पेपर, आई मीन टू से दैट कि पेपर में थर्ड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Read the following information. Read the following information and mention the context and mention the context. Mention the context in which the statement is corrected. In which the sentence is corrected. Okay, option 1 connected कहता है अब स्टेटमेंट कहता है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड मेंशन द कॉन्टेक्स्ट इन विच the statement is connected. This statement is connected with the debate in the constitution. अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। हंसा मेहता ऑफ बॉम्बे, हंसा हंसा मेहता ऑफ बॉम्बे हंसा मेहता ऑफ बॉम्बे demanded Hansa Mehta of Bombay demanded justice for women. Justice for women, not reserved seat. Not reserved seat or separate electorate or separate electorate separate electorate separate electorates
क्वेश्चन देख के समझिए। कहता है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड मेंशन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द स्टेटमेंट इज कनेक्टेड। स्टेटमेंट है हंसा मेहता ऑफ बॉम्बे डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन नॉट रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्ट्रेट। पहली चीज तो ये कहां से कनेक्टेड है, ये किस चैप्टर से है। विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस टॉपिक, दिस स्टेटमेंट इज बिलोंग टू द योर लास्ट चैप्टर फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय द हंसा मेहता, दे I mean to say that she was favored, she was asked for the right for women's। उन्होंने संविधान सभा में महिला के अधिकारों के लिए, विमेन्स के राइट्स के लिए बहुत मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि व्हाट कहती है, डिमांड फॉर जस्टिस फॉर वुमेन, महिलाओं के न्याय के लिए रिजर्व सीट्स और सेपरेट इलेक्ट्रेट। कहती हैं कि जो विमेन्स को चाहिए वो क्या है, कहती हैं कि दे डिमांडेड जस्टिस फॉर वुमेन, वो जस्टिस का डिमांड कर रही थी, न्याय की बात कर रही थी। किसकी बात नहीं कर रही थी, नॉट रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्ट्रेट। महिलाओं को सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं चाहिए, महिलाओं को रिजर्व सीट भी नहीं चाहिए, लेकिन वुमेन्स को क्या चाहिए, वुमेन्स को चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जस्टिस, सोशल जस्टिस। अब ये कनेक्टेड है किस चैप्टर से, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट आंसर लिख दीजिए। दिस स्टेटमेंट इज कनेक्टेड विद डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। This statement is connected. This statement is connected with debate in Constituent Assembly. Constituent Assembly. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कस हुआ उसका ये क्या है, थोड़ा सा पार्ट है। रिगार्डिंग नीड ऑफ असेंबली, पूरा सेंटेंस कर दीजिए। रिगार्डिंग नीड ऑफ स्पेशल राइट फॉर special right for special right for protection of weaker section, protection of weaker section। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड, आप समझ रहे होंगे। हंसा मेहता का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट उस डिस्कस के दौरान हुआ जब वीकर सेक्शन के प्रोटेक्शन पे बात चल रही थी। तो हंसा मेहता ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमें रिजर्व सीट नहीं चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस या जस्टिस चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन। ओके, अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है
द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, द पर्शियन ट्रांसलेशन The Persian translation of Mahabharata the Persian translation of Mahabharata that means book of war. That means book of war is known as आंसर लिखना है इसका। पहले क्वेश्चन समझिए, कहता है कि महाभारत का पर्शियन में ट्रांसलेशन किस नाम से किया गया। आंसर, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन किस नाम से किया गया। अकबर के कोर्ट में कई सारे लोग थे। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना कराई और हिंदी धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराया। महाभारत को राजमनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया। तो आंसर होगा इसका राजमनामा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, सीधा आपको राजमनामा लिखेंगे। चाहे तो आप सेंटेंस पूरा भी कर सकते हैं कि द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत दैट मीन बुक ऑफ वार इज नोन एज राजमनामा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग्स। मैच दी फॉलोइंग्स। 2 पार्ट में बांट देते हैं, 2 पार्ट में बांट के हम देखते हैं। कहता है 10 मई 1857, या इधर लिखते हैं मीटिंग्स स्टार्ट इन मेरठ। ए है, मीटिंग्स स्टार्ट इन मेरठ। बी है राइजिंग इन लखनऊ। लखनऊ। सी है ब्रिटिश सफर defeat in the battle of चिन्हट। और डी है रानी झांसी किल्ड इन बैटल।
बेटर। चलिए ए क्या लिख दीजिए, 10th में 8057 1 2 13th में 30th में 8057 थर्ड है 30th जून 8057 और 4 है 7th जून 8058 8058। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको मैच कराना है। ए बी सी डी दिया हुआ है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में ए बी सी डी, और ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आपको मैच कराने हैं। ए बी सी डी 1 2 3 4 4 3 2 1 1 4 2 3 3 2 1 4 आंसर आपको लगाने हैं। आप अगर तीर से लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं देख करके। सीधा सा है आंसर। कह रहा है मीटिंग स्टार्ट इन द मेरठ 10th में 8057, राइजिंग इन लखनऊ 30th में 8057, ब्रिटिश सफर डिफीट इन द बैटल ऑफ चिनाहट 30th जून 8057, रानी झांसी किल्ड इन बैटल 7th जून 8057। आप सीरियस लगा सकते हैं। इट मीन्स ए का ए बी सी डी 1 2 3 4। मैंने आपको बताने के लिए इसका आंसर सीधा लिखा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में यह आंसर आपको सीधा नहीं मिलेगा, यह आपको वेरिएट करेगा, ऊपर नीचे करेगा। तो आपको एग्रीगेट डेट याद करनी पड़ेगी, और डेट के अकॉर्डिंग जब आपकी क्रोनोलॉजी याद होगी, डेटिंग याद होगी, आप इस आंसर को अच्छे से फ्रेम कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, इस आपके इस पेपर को कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।